अब हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे, द गंगेज रिवर सिस्टम को। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसे हिमानी भी कहते हैं। गंगोत्री का लोकेशन ये जो ब्लैक पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे है। जब गंगोत्री से निकलती है गंगा तो उसे भागीरथी कहा जाता है, और देवप्रयाग के पास, जो उत्तराखंड में स्थित है देवप्रयाग, उत्तराखंड के देवप्रयाग के पास इस भागीरथी में अलकनंदा की धारा आकर मिलती है। और यह इस दोनों धाराओं के रूप को, एकजुट रूप को हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। हरिद्वार के बाद, यह उत्तराखंड में ही हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद यह नदी मैदानी भाग की ओर बढ़ती है। हरिद्वार जिसमें मैदानी भाग में हिमालय से निकलने वाली कई नदियां आकर के इसको गंगा में अपने पानी को छोड़ देता है। उन नदियों में प्रमुख है यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा। ये सब कुछ ऐसी नदियां हैं जो अपने पानी को गंगा में दे देती है, छोड़ देती है, या कह लें कि ये गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना हिमालय की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा के पश्चिमी भाग से बहते हुए ये गंगा है। अब देखें कि इस क्षेत्र में बहुत सारा जाल होगा। यदि आप मैप को देखेंगे तो नदियों के एक जाल सा बिछा हुआ है। इस क्षेत्र में ये गंगा है और यमुना इसके पैरेलल लगभग समांतर बहते हुए इलाहाबाद में आकर के अपने पानी को गंगा में छोड़ देती है, गंगा में आकर के मिल जाती है। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। पिछले चैप्टर में जब पढ़ रहे थे हिमालय के भागों को, तो उसमें नेपाल हिमालय भी आया था। तो नेपाल हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो नदियां हैं घाघरा, गंडक और कोसी। ये नदियां भी अपने पानी को मैदानी भाग में ही गंगा में छोड़ देती है, गंगा में दे देती है। इन नदियों के कारण, जो नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, इन नदियों के कारण भारत के मैदानी भागों में प्रत्येक साल बहुत कह लें कि क्षति पहुंचाने वाली बाढ़ आती है। इस बाढ़ से जान माल की काफ़ी हानि होती, काफ़ी क्षति होती है। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इन नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी मैदानी भाग में जमा होती है, जिसके कारण खेत उपजाऊ होता है, खेतों की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये एक इसका फायदा है। लेकिन जान माल की काफ़ी क्षति होती है, काफ़ी हानि होती है। प्रायद्वीपीय भाग से भी जो पेनिनसुलर हाईलैंड से निकलने वाली नदियां हैं, जिसकी लंबाई काफ़ी काफ़ी कम होती है और इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है, क्योंकि ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से बहती है। और इन क्षेत्रों में नदी को पानी सिर्फ बरसात पर ही निर्भर करता है कि बरसात होगी तो ही पानी नदी में आएगी। ग्लेशियर नहीं होता, ग्लेशियर से पानी नहीं मिलता है, तो इसकी लंबाई काफ़ी छोटी होती है और पानी की मात्रा भी कम होती है। इन नदियों में है खास करके चंबल, बेतवा और सोन नदी है। चंबल मध्य प्रदेश के आसपास से निकलती है, मध्य प्रदेश में ही से ही। और ये भी बेतवा और सोन भी सेंट्रल हाईलैंड से निकलते हुए गंगा में अपने पानी को छोड़ देती है। तो आप देखें कि गंगा, यदि ये गंगा नदी है तो हिमालय से निकलने वाली नदियां इसके बाएं तरफ से पानी देती है, और जो सेंट्रल हाईलैंड है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, वह दाएं तरफ से पानी को छोड़ती है। ये इन सभी नदियों के पानी को आगे की ओर लेकर बढ़ती है और काफी बड़े नदी तंत्र का निर्माण करती है, अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। यह आगे बढ़ते हुए बंगाल के, पश्चिम बंगाल जिसे हम जानते हैं, हमारे बिहार के पूर्व में स्थित है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। फरक्का नामक एक बराज भी है, ये एक स्थान है, फरक्का तक बहती है। और तब यह दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली कहलाती है, यह भागीरथी का ही एक धारा है। जब आप पश्चिम बंगाल जाएंगे, वहाँ गंगा को देखेंगे तो वहाँ गंगा नहीं बल्कि हुगली के नाम से जाना जाता है। और दूसरी धारा, जो मुख्य धारा होती है, वह भी बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। हुगली की जो धाराएं हैं वह भारत के हिस्से में ही
डेल्टा वाले मैदान को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को छोड़ देती है, और जो मुख्य धारा है गंगा का वह आगे की ओर बढ़ते हुए दक्षिण की ओर मुड़ते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, और इस दोनों के रूप को वहां पे मेघना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इन दोनों नदियों के एक रूप को जब दोनों नदियां मिल जाती है और पानी को आगे की ओर को ले जाती है, तो ये क्षेत्र मेघना कहलाती है। यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना, न कि यमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र गंगा के मूल रूप को, एक रूप को हम लोग बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र जब आपस में मिलती है तो बांग्लादेश में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। यह नदी, दोनों नदी जब आपस में मिलती है तो एक विशाल नदी का निर्माण करती है, और यह काफी खतरनाक रूप धारण कर लेती है जब बरसात होती है, और इस क्षेत्र में काफी बाढ़ ला करके भारी तबाही मचाती है। आप एक बार इस ब्लैक बोर्ड मार्कर को देखें। ये गंगा है और यहाँ से बहते हुए फरक्का तक आई, और फरक्का के बाद ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक ये धारा बन जाती है और यहाँ आकर के कई डेल्टा वाले क्षेत्रों से बहते हुए अंततः अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में दे देती है। और दूसरा जो है दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में चल जाती है। ये जो व्हाइट वाला भाग देख रहे हैं ये बांग्लादेश का भाग है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ आकर के ये दोनों नदियां मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्र, और यहाँ के बाद यह मूल रूप से एक साथ इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और यह भी, यहाँ पे भी ये कई डेल्टा वाले क्षेत्रों से बहते हुए अंततः अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह लगभग 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। लेकिन कुछ बुक में आप देख सकते हैं 2525 किलोमीटर। तो अप्रॉक्स ये माना जाता है कि इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। अंबाला नगर जो सिंधु नदी और गंगा नदी के लिए जल विभाजक या वाटर डिवाइड का काम करती है, वह गंगा और सिंधु नदी के जल विभाजक पर स्थित है। आप पढ़े होंगे पिछली क्लास में, जिससे ये दो रिवर ड्रेनेज सिस्टम है या रिवर सिस्टम है, तो ये जो मेन हाईलैंड जो होता है ये जल विभाजक का काम करता है, वाटर डिवाइड का काम करता है। तो इसी बीच में अंबाला नगर स्थित है, जो गंगा और सिंधु नदी को अलग अलग क्षेत्रों में बांटती है। अंबाला नगर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जहां अपने पानी को गंगा छोड़ती है, वहां तक की कुल दूरी, अंबाला से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक की दूरी गंगा नदी की लगभग 1800 किलोमीटर है। लेकिन इतना दूरी को तय करने के लिए और तय करने में गंगा नदी का जो झुकाव है, ढाल कह सकते हैं, ढाल में जो गिरावट आई है वह मुश्किल से 300 किलोमीटर ही है। सॉरी 300 मीटर, किलोमीटर नहीं, सॉरी 300 मीटर ही है। 1800 दूरी तय कर रहे हैं तो लगभग 300 मीटर ढाल है। ढाल कहने का मतलब ये ऊंचाई और ये ढाल की बात कर रहा है। ढाल में जो गिरावट आ रही है 300 मीटर की, इसका मतलब ये कि प्रत्येक 6 किलोमीटर पर ढाल सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर कम होता है। यदि हम 6 किलोमीटर चलते जाएं, मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ तक आए, और यहाँ का जो ढाल, यहाँ जितना ऊंचाई पर जमीन स्थित है समुद्र तल से, यहाँ जितना है, तो उस दोनों का जो अंतर होगा वह सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर का होगा। मान लेते हैं कि ये समुद्र तल से 5 मीटर ऊंचा है, तो ये समुद्र तल से सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर ही ऊंचा होगा। तो इतना कम का ढलान है, जिसके कारण जो नदियां हैं वो काफी सर्पीली हो जाती हैं और मेंढर का निर्माण करती है, जिसे विसर्प कहते हैं। इसके कारण ही कई तरह की झीलों का निर्माण होता है, जैसे गोखुर झील है, और नदियां कई धाराओं में बढ़ जाती है, क्योंकि ढाल कम है और ढाल कम होगा तो बहाव भी कम होगा, बहाव कम होगा तो नदियों के द्वारा लाई गई जो
मिट्टियां होती हैं, धूल कण, बालू के कण होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और यह नदी विसर्ग का निर्माण करती है। और गंगा नदी में एक खासियत यह है कि यह प्राचीन काल से भारत का के धरोहरों को समेटे हुई है और यहाँ गंगा नदी के किनारे कई सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र वाले शहर स्थित हैं, जिनमें से काशी जो सांस्कृतिक शहर है काफी प्रसिद्ध है। पटना और कोलकाता भी गंगा नदी के इस किनारे पर स्थित है और ऐसे ही कानपुर भी, जो एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में पटना का एक अपना ही महत्व था, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे पर था और दूर दूर तक पटना से व्यापार हुआ करता था इस नदी के द्वारा। अब इसके अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। आज के लिए इतना ही।